देखिए, कल जो लास्ट सेक्शन हमने पढ़ा था वो था सेक्शन 34। और सेक्शन 34 में हमने क्या पढ़ा था कि एक प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में जॉइंट लायबिलिटी का क्या प्रिंसिपल होता है, ये सेक्शन 34 में हमने कल पढ़ा था। सेक्शन 34 की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि उसमें क्रिमिनल एक्ट किया जाता है सेवरल पर्सन्स ने, एक से ज्यादा इंसान ने किया, बट किया क्यों? इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। एक कॉमन इंटेंशन था उन सबका, उसको अंजाम देने के लिए उन्होंने वो क्रिमिनल एक्ट किया था। अब देखो, सेक्शन 35 जो है ना, आप सेक्शन 35 को पढ़ोगे तो आपको इसमें भी एकदम सेम सेक्शन 34 वाली ही कॉन्सेप्ट दिखाई देगी कि सेम टू सेम वही चीज तो कह रहा है। बट ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है when such an act is criminal, when such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention। अब आप इसको समझिएगा, इसमें लिखा है whenever an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention is done by several person, then each of such person who join in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if it were act done by him alone with that knowledge or intention। अब देखो, सेक्शन 34 को पहले एक बार फिर समझो सेक्शन 35 समझने के लिए, इसका डिफरेंस फिगर आउट करने के लिए। व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सेक्शन 34? वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पे थी इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। मतलब सेक्शन 34 में जो 4 या 5 लोग मिलके कुछ कर रहे थे, जो क्रिमिनल एक्ट वो कर रहे थे, वो इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन कर रहे थे। यानी कि उन सब ने प्री प्लानिंग की थी, उन सबका एक ही इंटेंशन था कि उन्हें वो करना है। वो सेक्शन 34 था। बट सेक्शन 35 में क्या लिखा है? सेक्शन 35 में आपको कहीं भी ये दिख नहीं रहा होगा कि इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन इन्होंने लिखा ही नहीं है। इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है कि मान लो कि कोई एक एक्ट है जो अपने आप में अगर क्रिमिनल नॉलेज से की जाए तो वो क्रिमिनल एक्ट कहलाएगा। मतलब कोई एक्ट जो अगर एक क्रिमिनल नॉलेज के साथ किया जाए, यानी आपको पता है कि अगर इस एक्ट को मैं एक क्रिमिनल की नजर से करूंगा तो ये एक्ट क्रिमिनल एक्ट कहलाएगा। तो अगर कोई एक्ट है जिस एक्ट का किसी भी पर्सन को अगर नॉलेज होगा, अगर वो उसको नॉलेज होने के बाद भी करेगा तो वो क्रिमिनल एक्ट कहलाएगा। अगर ये नॉलेज होते हुए भी सेवरल पर्सन उस एक्ट में ज्वाइन हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाने का मतलब होता है कि 4 या 5 लोग उस एक्ट को कर देते हैं ये जानते हुए कि वो एक क्रिमिनल एक्ट है, और वो उस नॉलेज के साथ उस एक्ट में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, तो वो सारे उसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन 35। तो अंडर दिस सेक्शन several person who actually perform the act must be shown to have a peculiar intent or knowledge if the act is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention। मतलब यहाँ पे हमें ये शो नहीं करना है, यहाँ पे हमें ये शो नहीं करना है कि वो जो लोग हैं उन सब ने प्री प्लानिंग करी होगी या वो सारे के सारे लोग इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन काम कर रहे हैं। ये चीज यहाँ सेक्शन 35 में शो नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ इतना शो करना है कि सेवरल पर्सन एक एक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं और उन सब का एक पर्टिकुलर इंटेंट वहां पे है, एक पर्टिकुलर नॉलेज वहां पे है। और वो नॉलेज किस चीज का है? वो नॉलेज इस चीज का है कि जो वो एक्ट कर रहे हैं, क्रिमिनल नॉलेज से जो वो एक्ट कर रहे हैं, वो एक्ट अपने आप में क्रिमिनल है। इस चीज का नॉलेज बस उन सबको होना चाहिए। ठीक है, ये यहां पे सेक्शन 35 कहता है। और भी यहां पे एक चीज लिखी है मैंने, इफ सेवरल पर्सन हैविंग वन एंड द सेम क्रिमिनल इंटेंशन, यानी कि सेवरल पर्सन, एक से ज्यादा लोग जिन सबका एक ही क्रिमिनल इंटेंशन है, जॉइंटली कमिट्स मर्डर और असॉल्ट, ईच इज लायबल फॉर द ऑफेंस as if he has acted alone। But if several persons join in an act, each having a different intention,
or knowledge from the other, then each is liable according to his own criminal intention or knowledge and he is not liable further. देखो, सपोज करो हम चारों लोग फिर कहीं गए, हम चार लोग फिर कहीं गए, हम सबका एक ही क्रिमिनल इंटेंशन था कि हम जिस इंसान के पास जा रहे हैं, एक थर्ड पर्सन के पास, हमें उसका मर्डर करना या फिर उस पर हमला करना है, असॉल्ट करना है। तो हम चारों लोगों का, हम चार फेवरल पर्सन है वहां पे, हम चारों का वहां पे एक ही क्रिमिनल इंटेंशन है। और वो क्रिमिनल इंटेंशन क्या है कि हमें जाके उसका मर्डर करना है या हमें जाके असॉल्ट करना है, उस पर हमला करना है। अब यहाँ पे देखो सेक्शन 35 कैसे एप्लीकेबल होगा कि हम सबका एक इंटेंशन है इस चीज का कि हम जा रहे हैं और मर्डर कर रहे हैं। भले ही फिर हम में से कोई एक देर से पहुंचेगा, कोई एक पहले पहुंच जाएगा, बट हाँ, हम सबका यहाँ पे एक ही क्रिमिनल इंटेंशन है कि हमें उसका मर्डर करना है और हम चले जाते हैं। अब हम जाके जब वो करेंगे तो हम में से हर एक उस तरह से रिस्पॉन्सिबल होगा जैसे उसने अकेले मर्डर किया। ठीक है, लेकिन एक और चीज समझना, अगर मान लो कि हम चारों जाते हैं बट हम चारों का जो इंटेंशन या नॉलेज है वो एक दूसरे से अलग है, इंटेंशन या नॉलेज एक दूसरे से अलग है, इसका मतलब क्या कि आप में से, हम चारों में से कोई एक तो मर्डर करने जा रहा है और बाकी के तीन तो सिर्फ और सिर्फ उसको डराने के पर्पज से जा रहे थे, धमकाने के पर्पज से जा रहे थे। अबे चारों चले तो गए, अब जो डराने धमकाने वाले पर्पज से गए थे उन्होंने तो सच में भी वहां पे कुछ नहीं किया। जो तीन लोग हम में से उनको डराने गए थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और वो तो सिर्फ इस नॉलेज से गए थे कि डरा के आ जाएंगे। बट जो मर्डर के नॉलेज से गया था उसने तो मर्डर कर दिया। तो अगर ऐसा केस है तो यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ या तो ना तो सेक्शन 34 यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ना सेक्शन 35 एप्लीकेबल होगा। 35 क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा? बिकॉज जो लोग वहां जा रहे हैं उनका जो इंटेंशन है वो अलग है ना। द इंटेंशन ऑफ दो सेवरल पर्सन इज डिफरेंट, और वी कैन से दैट दे हैव नॉलेज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो वहां पे उस केस में हर एक इंसान अपने क्रिमिनल इंटेंशन के अकॉर्डिंग लायबल माना जाएगा, सबके क्रिमिनल इंटेंशन के अकॉर्डिंग नहीं। तो ये सेक्शन 34 और 35 का बेसिक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा उसके अलावा एक और चीज, अगर कभी सेक्शन 34 या सेक्शन 35 में डिफरेंस समझ में नहीं आए या ऐसा लगे कि प्रैक्टिकली जब कभी रियल में ऐसा होता होगा, तो मान लो कि अगर कोर्ट ने सेक्शन 34 लगा दिया बट उसमें तो 35 लग रहा था, तो क्या उससे केस पे कुछ ज्यादा इंप्रेशन, कुछ ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। देखिए, ये जितने भी सेक्शन अभी अपन लाइन से पढ़ रहे हैं 34 के बाद अभी जो जो भी अपन पढ़ेंगे, ये सारे जॉइंट लाइबिलिटी वाले प्रिंसिपल है। ये जॉइंट लाइबिलिटी वाले प्रिंसिपल होते क्यों हैं? ये सिर्फ इसलिए होते हैं कि अगर एक से ज्यादा लोग मिलके कॉमन इंटेंशन से अगर कुछ करते हैं तो वो सब रिस्पॉन्सिबल माने जाए। तो चाहे वो सब सेक्शन 34 में रिस्पॉन्सिबल माने जाए या चाहे वो सब सेक्शन 35 में रिस्पॉन्सिबल माने जाए, अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो तो इन दोनों सेक्शन का सेम ही आ रहा है ना। अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो तो इन दोनों सेक्शन का सेम है। व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट ये है कि हर एक इंडिविजुअल वैसे रिस्पॉन्सिबल होगा जैसे वो क्राइम उसने खुद किया हो। यानी कि मर्डर का चार्ज चारों पे लगेगा। वही सेक्शन 34 का भी रिजल्ट था, वही सेक्शन 35 का भी रिजल्ट था। तो रिजल्ट इज सेम। इसलिए अगर कभी गलती से 34 की जगह 35 भी लगा दिया जाता है या 35 की जगह 34 भी लगा दिया जाता है तो उससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता कुछ भी। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। इसलिए इन दोनों में डिफरेंस को ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं दी जाती। बट ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया। चलिए अभी सेक्शन 36 पे आते हैं। अभी सेक्शन 36 क्या कहता है? इफेक्ट कॉज्ड पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। अब याद है हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक्ट के अंदर ओमिशन को भी इंक्लूडेड माना जाता है। ठीक है, अब सेक्शन 36 बहुत सिंपल है। एक चीज होती है कि अगर आप कोई एक्ट करो या आप कोई ओमिशन करो, यानी आप कुछ करते हो या आप कुछ नहीं करते हो, उसका लीगल कंसिक्वेंस सेम निकलता है। कैसे सेम निकलता है देखो समझना। इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड पार्टली बाय एन एक्ट एंड पार्टली बाय एन ओमिशन, आप यहां पे कोई ऑफेंस कर रहे हो,
आप यहाँ पे कोई ऑफेंस कर रहे हो, आधा ऑफेंस आपने कुछ करके किया और आधा ऑफेंस आपने कुछ नहीं करके किया, यानी एक्ट से भी किया, ओमिशन से भी किया। बट हमें उन दोनों चीज से फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें फर्क पड़ रहा है इस चीज से कि जो लीगल कंसिक्वेंस है उन दोनों का वो क्या है। भैया लीगल कंसिक्वेंस उन दोनों ही चीजों का सेम है। उस एक्ट का भी कंसिक्वेंस ये है कि ऑफेंस हुआ है, उस ओमिशन का भी कंसिक्वेंस ये है कि ऑफेंस हुआ है। तो इसीलिए जो जो आधा ऑफेंस आपने किसी चीज को करके किया और आधा जो नहीं करके किया, उसे भी सेम ऑफेंस माना जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको इसका। एक सिनेमा हॉल था, उस सिनेमा हॉल में जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर मतलब कि कुछ मशीन होती है सिनेमा हॉल की, है ना, मूवी वगैरह चलाने के काम आती होगी, उसमें आग लग गई। बहुत सारे लोग उस सिनेमा हॉल में जो मूवी देख रहे थे वो मर गए, डेथ हो गई उनकी उस आग के कारण। अब जो भी उसमें केस बना हो, नेग्लिजेंस वगैरह बहुत सारी चीजें बनी होगी उसके अंदर, तो वहां पे ये कहा गया, उन्होंने अपने डिफेंस में ये कहा कि ट्रांसफॉर्मर में जो आग लगना है होता है वो एक एक्सीडेंट है, वो एक एक्सीडेंट है और उस एक्सीडेंट के कारण इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई है। बट कोर्ट ने क्या माना कि ट्रांसफॉर्मर में आग लगना वॉज नॉट द इमीडिएट कॉज ऑफ द ट्रेजेडी। ये जो कुछ भी हुआ है इसका इमीडिएट कॉज सिर्फ आग लगना नहीं है। उस सिनेमा हॉल में रैपिड डिस्पर्सल फैसिलिटी भी नहीं थी। रैपिड डिस्पर्सल फैसिलिटी मतलब कभी भी कुछ इमरजेंसी हो जाएगा तो फटाफट से लोगों को बाहर निकलने की व्यवस्था नहीं थी। पब्लिक सेफ्टी के जो और भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनका भी वायलेशन किया गया था। जो गवर्नमेंट बाय लॉज बनाती है किसी भी सिनेमा हॉल में प्रोटेक्शन के पर्पज से, पब्लिक सेफ्टी के पर्पज से, उसको भी फॉलो नहीं किया गया था सिनेमा के मालिक द्वारा। तो उन्होंने क्या, कोर्ट ने क्या कंक्लूजन वहां पे निकाला कि ये जो इतने सारे ओमिशन आपने किए हैं, सिनेमा हॉल के मालिक ने क्या ओमिशन किया है, रैपिड डिस्पर्सल फैसिलिटी नहीं लगाई, गवर्नमेंट के रूल्स वायलेशन किया है, बाय लॉज माना नहीं है, पब्लिक सेफ्टी के जो अदर मेजर्स थे उनको अडॉप्ट नहीं किया गया है, ये सारी चीजें ओमिशन है ऑन द पार्ट ऑफ द सिनेमा हॉल। तो इन सारे ओमिशन ने भी उस ट्रेजेडी में इक्वल प्रोपोर्शन में कंट्रीब्यूट किया है। यानी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मर में आग लगने के कारण इतनी सारी डेथ नहीं हुई है भाई साहब, वो तो एक्ट था। बट आपकी तरफ से जो ओमिशन हुआ है पब्लिक सेफ्टी के रूल्स को फॉलो नहीं करके, उसके कारण भी उनकी डेथ हुई है। तो इसीलिए इसमें सेक्शन 36 का चार्ज लगेगा। और ये केस लॉ का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक और तरीके से यहाँ पे इलस्ट्रेशन दे रखा है आपके आईपीसी में कि ए ने जेड की डेथ करी है। कैसे करी, उसने जेड को खाना नहीं दिया कि चलो खाना नहीं देंगे तो भूखा मर जाएगा, और खाना तो नहीं दिया वो तो ठीक है, उसने जेड को थोड़ा बहुत पीट भी दिया। मतलब उसने जेड को खाना भी नहीं दिया और जेड को पीटा भी, और जेड की मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु का कारण पता लगता है तो उसमें क्या मालूम पड़ता है कि एक तो इसको भूख भी लग रही थी और दूसरा इसके साथ माराकूटी भी हुई है। तो यहाँ पे आपने जो ये ऑफेंस किया है वो पार्टली बाय नॉट गिविंग फूड किया एंड पार्टली बाय बीटिंग किया, तो ये पूरा ही एक ही ऑफेंस कहलाएगा। ठीक है, मतलब मर्डर आपने कमिट किया ये कहलाएगा। तो सेक्शन 34 ये कहता है। उसके बाद आप आ जाइए सेक्शन 37 पे। सेक्शन 37 पे आओगे तो यहाँ पे लिखा है कॉपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ द सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। अभी ये चीज आपको ध्यान से समझना है, इसके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट, सबसे पहला इंग्रेडिएंट इस सेक्शन का है ना, एक एक चीज को इंग्रेडिएंट जैसे समझा करो। व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट्स, whoever intentionally cooperate in the commission of that offense by doing any one of those acts, either singly or jointly with any other person, commits that offense। देखो कितना सिंपल है ये। कोई एक ऑफेंस हुआ है,
वो बहुत सारे छोटे छोटे एक्ट का नतीजा है। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे एक्ट आपने मिलाए हैं तो बना एक कंप्लीट ऑफेंस। अब आप सोचोगे कि सर बहुत सारे छोटे छोटे ऑफेंस एक्ट मिला के कैसे बड़ा ऑफेंस बन सकता है। देखो मानो कि आप अपन चारों, मैं हमेशा अपन चारों को क्रिमिनल बना देता हूं। हम चारों किसी का मर्डर करना चाहते हैं। हमने क्या किया कि हम उसको जहर दे के मारेंगे। और हम चारों ने आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया कि भाई सुबह तू जहर देगा, शाम को मैं जहर दूंगा, और दोपहर के वक्त भी हम में से कोई एक जाके जहर दे देगा, और रात को सोने के पहले कोई और जहर दे देगा। तो हम चारों ने ऐसे करके अपने बीच में काम का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब देखो हम चारों अपना अपना पार्ट यहाँ पे निभा रहे हैं। ठीक है। अब देखो ये सेवरल एक्ट है। जब मैंने जहर दिया थोड़ा सा तो मरा नहीं इमीडिएटली, ये मेरा एक्ट है। आप में से किसी एक ने जाके जहर दिया, वो आपका एक्ट था। थर्ड पर्सन जाके देगा, उसका एक्ट था। तो हम क्या कहेंगे कि दिस ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट। छोटे छोटे एक्ट हो रहे हैं बहुत सारे, और फिर हम उस सारे एक्ट को मिला के कोई ऑफेंस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम चारों ने इंटेंशनली कॉपरेट किया। हुएवर इंटेंशनली कॉपरेट, मतलब कि जो इंसान कॉपरेट कर रहा है ना, उसका इंटेंशन भी होना चाहिए। यानी हम चारों में से जब हमने प्लानिंग की थी कि अपन थोड़ा थोड़ा जहर सब देंगे, तो हम चारों का इंटेंशन था ना वहां पे जहर देने का, तभी तो हम उसमें कॉपरेट कर रहे हैं। तो जो भी फिर वहां पे कॉपरेट करेगा, जो भी फिर वहां पे कॉपरेट करेगा, वो पर्सन उस ऑफेंस को करेगा, ऐसा माना जाएगा। यानी मान लो कि हम चारों ने जब जहर थोड़ा थोड़ा देने की शुरुआत करी, तो 3 दिन बाद जब मेरा नंबर आया फिर से जहर देने का, वो जहर खाते से ही वो इंसान इमीडिएटली मर गया। तो ये नहीं हो सकता कि सिर्फ अकेला मुझको वहां पे मर्डर के लिए लायबल माना जाए कि आखिरी जहर मैंने दिया था तभी वो मरा। क्योंकि मेरे साथ आप सब लोग कॉपरेट कर रहे थे, इसलिए आप चारों भी मेरे साथ चलोगे। ठीक है। बट एक चीज समझना, यहां पे जो इंटेंशन टू कॉपरेट वर्ड यूज हुआ है, इंटेंशन टू कॉपरेट, इट मे नॉट बी द सेम एज इंटेंशन कॉमन टू ऑल। आप इसको कॉमन इंटेंशन मत समझना। ठीक है। ये कॉमन इंटेंशन के पर्पस से सेक्शन 34 में जो पढ़ा था वो नहीं है। यहां पे उनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ कॉपरेट करने का रहता है, कि हम कॉपरेट करेंगे, तुम्हारा इस ऑफेंस में तुम्हारा साथ देंगे। चाहे भले ही जिस इंसान को जहर दे रहे हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो यहां पे सिर्फ एक कॉपरेशन का इंटेंशन मैटर करता है। ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखना कि सेक्शन 37 की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इंटेंशनल कॉपरेशन। कि अगर आपने इंटेंशनली किसी को ऑफेंस करने में हेल्प किया है, किसी की मदद की है इंटेंशनली कुछ ऑफेंस कमिट करवाने में, या उस एक्ट में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया है इंटेंशनली, तो आप पे सेक्शन 37 एप्लीकेबल होगा, और माना जाएगा कि आपने भी वो ऑफेंस किया है। ठीक है। तो हम चारों ने जो वहां पे किया था ना, हम चारों वहां पे उस मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। चाहे भले ही हमारा जो सबका एक्ट हो वो सेपरेट हो, अलग अलग हो, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। आप इसमें और भी इलस्ट्रेशन देखिए, इसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन है जिसके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ए और बी दो जेलर हैं, और उन्हें एक प्रिजनर का चार्ज मिला हुआ है जिस प्रिजनर का नाम है जेड। ए और बी जेलर है, उन्हें एक प्रिजनर का चार्ज मिला है जिस प्रिजनर का नाम है जेड। सुबह की ड्यूटी वहां पे जेल में ए की होती है, शाम की ड्यूटी वहां पे बी की होती है। 6-6 घंटे की ड्यूटी है उनकी। तो ए और बी यानी कि दोनों जेलर आपस में डिसाइड करते हैं कि हम जेड को मारेंगे, हम जेड की डेथ करेंगे। और दोनों एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं। और कैसे कॉपरेट करते हैं कि भाई सुबह जब मेरी ड्यूटी रहेगी 6 घंटे की, तब मैं जेड को खाना नहीं दूंगा, और शाम को जब तेरी ड्यूटी रहेगी 6 बजे की, 6 घंटे की, तब तू जेड को खाना मत देना। तो तू भी जेड को खाना नहीं देगा, मैं भी जेड को खाना नहीं दूंगा। तो ऐसे में उसको भूख लगेगी और वो भूखा मर जाएगा। ये उन्होंने आपस में डिसाइड किया, ए और बी ने मिलके। और उन्होंने दोनों ने एक दूसरे को यहां पे इंटेंशनली कोऑपरेट भी किया, और एज अ रिजल्ट जेड की मृत्यु हो गई। तो यहां पे ए और बी दोनों उस मर्डर के लिए गिल्टी माने जाएंगे। ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका इलस्ट्रेशन, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे बताना कि क्या उसका जवाब क्या होगा। एक जेलर है ए नाम का। सपोज करो यही ए और बी वाली कहानी है कि ए और बी जेलर है, उन्हें जेड का चार्ज मिला है।
तो मैंने कहा कि जो ए है उसे जेड का चार्ज मिला है और जेड एक प्रिजनर है और ए ने क्या किया, ए का इंटेंशन था जेड की मृत्यु करना, तो उसने जेड को खाना देना बंद कर दिया। उसने, अच्छा यहाँ पे अभी बी नहीं आया, हाँ अभी इस केस में बी नहीं आया, अभी सिर्फ ए है यहाँ पे जेलर बस, और जेड जो है वो प्रिजनर है। ए ने जेड को खाना देना बंद कर दिया। अब खाना देना बंद कर दिया तो उससे क्या हुआ कि वो जेड 2-3 दिन तक जब भूखा रहा तो वो बहुत कमजोर हो गया। ही इज रिड्यूस्ड इन हिज स्ट्रेंथ। लेकिन अभी वो उस स्टेज तक नहीं पहुंचा कि वो भूखा मर जाएगा, अभी उस स्टेज तक वो नहीं पहुंचा है। अचानक से ए का जो है ना ट्रांसफर हो गया। जो ए था जेलर, जो इसको खाना नहीं दे रहा था, उसका ट्रांसफर हो गया और वो कहीं और चले गया। अब उसका ट्रांसफर हो गया तो उसकी जगह कोई दूसरा जेलर आएगा। दूसरा जो जेलर आया उसका नाम था बी। अच्छा, उसने ए के साथ कोई कॉपरेशन नहीं किया, इनफैक्ट वो तो ए को जानता भी नहीं था, बट फिर भी उसने गलत तरीके से जेड को खाना देना बंद कर दिया। अब ये मत सोचना कि उसका ए से कोई सेटिंग होगा, नहीं, उसका ए से कोई कॉपरेशन नहीं था, वो ए को जानता भी नहीं था, बट फिर भी उसने इलीगली जेड को खाना देना बंद कर दिया, ये जानते हुए कि अगर मैं इसको खाना नहीं दूंगा तो ये मर जाएगा। और वही हुआ। जेड की मृत्यु हो गई अगले ही दिन। इसने एक दिन खाना नहीं दिया और जेड की मृत्यु हो गई अगले दिन। अब सवाल ये उठता है कि यहां पे मर्डर का चार्ज किस पे लगेगा और क्यों? और क्या बी के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा या उस पर भी कुछ चार्ज लगेगा? सोचिए और जवाब दीजिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। सर उस पे मर्डर का लगेगा और दूसरे वाले पे कल्पेबल होमोसाइड वो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का लगेगा दूसरा वाला मतलब बी? मेरे हिसाब से। जी, जो बाद बी में पे आया आप है ये लगा सर। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है। और कोई जी जवाब देना चाहेगा? सर बी के ऊपर है ना मर्डर का चार्ज लगेगा, क्योंकि सर वो जानता था कि अगर वो खाना नहीं देगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो किसके सर उसने ये ऊपर? बी काम के ऊपर? जो बाद बी वाला के जेलर है ऊपर, उसके ऊपर? यस अच्छा, सर, और उसने ये ठीक काम है। इंटेंशनली इलीगल तरीके से किया, तो सर आई थिंक उसके ऊपर मर्डर का चार्ज बिल्कुल बिल्कुल लगेगा। और ठीक है। सर जो जो ए होगा सर, उसके ऊपर अटेम्प्ट का केस लगेगा, क्योंकि सर उसने मतलब उसने कोशिश की उसको मारने की, लेकिन वो अपने काम के अंदर सक्सीड नहीं हो पाया अपने गोल के अंदर। अच्छा, ठीक है। तो ओके, सर ए के ऊपर तो वो लगेगा अटेम्प्ट का। ठीक है, और बी के ऊपर मर्डर का। यस सर। चलिए, ये करेक्ट आंसर है। उमेश जी एक चीज समझना, यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का जो चार्ज है वो नहीं बन सकता, ठीक है। यहाँ पे एक चीज है, अभी जब मैं आपको वहां पढ़ाऊंगा ना कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो आपको मैं बताऊंगा कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के कितने सारे छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, छोटे छोटे एसेंशियल होते हैं, जिन्हें हमें देखना पड़ता है ये डिसाइड करने के लिए कि क्या ये मर्डर है या फिर ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। तो अभी तो उसकी बात यहाँ पे उठ नहीं रही है क्योंकि बहुत सारे इंग्रेडिएंट यहाँ पे मिसिंग है। तो अभी इस केस के लाइट में मैं आपको बताता हूँ कि जो बी था, जो बाद वाला जेलर जो आया था, उस पे चार्ज लगेगा मर्डर का। उस पे मर्डर का चार्ज क्यों लग रहा है उसका भी रीजन बताता हूं मैं। उस पे चार्ज मर्डर का इसलिए लग रहा है क्योंकि वो इस चीज को उस टाइम जान चुका था कि जेड बहुत कमजोर है और अगर इसको मैंने खाना नहीं दिया तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर इसको मैंने खाना नहीं दिया तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, ये जानता था वो उसको देखने के बाद। उसके बाद भी उसने उसको इलीगल तरीके से खाना नहीं दिया, यानी उसने ये एक्ट कर दिया कि खाना नहीं दिया। उसको इस चीज का नॉलेज भी था कि अगर मैं खाना नहीं दूंगा तो सामने वाले की डेथ हो सकती है, यानी इंटेंशन भी था उसका डेथ करने का, और उसने खाना नहीं देके सामने वाले की डेथ भी कर दी, यानी रिजल्ट भी आ गया। मतलब एक्ट भी किया, इंटेंशन भी था, रिजल्ट भी आ गया, मतलब मर्डर हो गया।
तो यहाँ पे बी जो है वो गिल्टी ऑफ मर्डर होगा। बट चूंकि उसने ए के साथ कोऑपरेट नहीं किया, उसने ए के साथ कोऑपरेट नहीं किया, इसीलिए सेक्शन 37 की मदद से हम ए को तो मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा नहीं सकते। अगर वो ए के साथ कोऑपरेट करके आता तो सेक्शन 37 की हेल्प से ए भी मर्डर के लिए लायबल होता। बट चूंकि बी और ए का कोई कोऑपरेशन नहीं था, तो अब हम सिर्फ एक ही इंडिविजुअल एक्ट की बात करेंगे। और एक ही इंडिविजुअल एक्ट क्या थी कि वो जेड का मर्डर करना चाहता था और इसलिए उसने जेड को खाना देना बंद कर दिया था। बट चूंकि उसने 2-3 दिन तक खाना नहीं दिया, जिससे ए की मृत्यु नहीं हुई, और मतलब जिससे जेड की मृत्यु नहीं हुई, और ए का ट्रांसफर हो गया। अब चूंकि ए का ट्रांसफर हो गया, ए चले गया। अब जब ए चले गया तब जेड तो जिंदा था ना, मतलब कि ए जो था उसके एक्ट ने रिजल्ट नहीं दिया। उसने एक्ट तो किया, जहर तो दिया, इंटेंशन भी था मर्डर करने का, बट उसका जो रिजल्ट है मर्डर होने का वो नहीं आ पाया। एंड दैट इज कॉल्ड अटेम्प्ट टू मर्डर, कि मर्डर करने की पूरी कोशिश की बट मर्डर हो नहीं पाया। ठीक है, तो ये यहां पे ए का ऑफेंस कि वो अटेम्प्ट टू मर्डर होगा, और बी का ऑफेंस है कि उसने तो मर्डर किया, क्योंकि उसी के एक्ट से रिजल्ट वहां पे आ गया। ठीक है, तो ये वाला इलस्ट्रेशन एग्जाम में बहुत बार इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, तो इसको अच्छे से समझ लो। चलो अभी बात करते हैं सेक्शन 38 की। पर्सन कंसर्न्ड इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस ऑल्सो। जो लोग किसी क्रिमिनल एक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं वो अलग अलग ऑफेंसेस के लिए भी गिल्टी हो सकते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वेयर सेवरल पर्सन्स are engaged or concerned in the commission of a criminal act, they may be guilty of different offenses by means of that act। मतलब एक चीज समझो कि जब बहुत सारे लोग मिलके कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे हमेशा एक ही ऑफेंस के लिए गिल्टी माने जाएंगे। वो अलग अलग ऑफेंसेस के लिए भी गिल्टी माने जा सकते हैं। यानी कि किसी क्रिमिनल एक्ट में अगर सेवरल पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं, एक से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनका जो ऑफेंस है अगर वो अलग अलग ग्रेड का होगा, डिफरेंट ग्रेड का, तो उनको उनके डिफरेंट ग्रेड के हिसाब से या उन्होंने उस एक्ट में कितना कितना शेयर अपना पार्टिसिपेट किया है उसके अकॉर्डिंग उन्हें गिल्टी माना जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे मे वर्ड यूज हुआ है तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए। मे वर्ड यूज हुआ है यानी कि ये एविडेंस पे बेस्ड होता है, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है एविडेंस देखने के बाद कि क्या उन सबको अलग अलग ऑफेंसेस के लिए गिल्टी ठहराना है या एक ऑफेंस के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना। और इस सेक्शन में कहीं भी दिस सेक्शन डज नॉट मेंशन अबाउट इंटेंशन कॉमन और अदरवाइज। इस सेक्शन में कहीं भी इंटेंशन की बात ही नहीं हुई है। बस इतनी सी बात हुई है कि जब एक से ज्यादा लोग कोई पर्टिकुलर क्रिमिनल एक्ट कर रहे होते हैं तो वहां पे वो सब लोग अलग अलग ऑफेंसेस के लिए अपने इंडिविजुअल ऑफेंस के लिए गिल्टी माने जा सकते हैं, जो कि यहाँ पे कॉमन इंटेंशन की कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो, एक इलस्ट्रेशन मैं आपको देता हूं। ए ने जेड के ऊपर हमला किया, ठीक है, ए ने जेड के ऊपर हमला किया, बट परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि जेड ए को उकसा रहा था हमला करने के लिए। ए ने जेड पे हमला किया, परिस्थितियां ऐसी थी कि जेड जो है वो ए को उकसा रहा था हमला करने के लिए, और चूंकि जेड उकसा रहा था तो ए उसके उकसाने से गुस्सा हो गया और उसने जेड पे हमला कर दिया। यहां पे एक चीज आती है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। उमेश जी आप इस चीज को समझिएगा, यहां पे आप जो कह रहे थे वो अप्लाई होगा। पता है क्यों? क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के अंदर बहुत सारे वो होते हैं इंग्रेडिएंट। उसमें से एक ये भी होता है कि अगर सामने वाला आपको ग्रेव प्रोवोकेशन देता है, ग्रेव प्रोवोकेशन मतलब कि बहुत ज्यादा उकसा रहा है, और सामने वाले के उकसाने के कारण अगर आप उस पर हमला कर देते हो तो ऐसे में वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कहलाता है, क्योंकि आपका वहां पहले से ही मारने का कोई इंटेंशन नहीं था, सामने वाले ने उकसा दिया इसलिए आप उसको मारने गए। तो यहाँ पे भी अपने एग्जांपल में यही हो रहा है, ए ने जेड पे हमला किया इस परिस्थिति में कि जेड ए को उकसा रहा था। अब हुआ क्या कि एक बी नाम का इंसान वहां पास से गुजर रहा था, और जो बी नाम का इंसान था ना वो जेड का थोड़ा सा दुश्मन था।
वो जेड का दुश्मन था और वो जेड को मारना भी चाहता था, है ना। बट जेड ने उसको कुछ नहीं उकसाया, वो तो पड़ोस से जा रहा है, उसका तो कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे लड़ाई किसकी चल रही है? ए और जेड की। ए ने जेड पे हमला किया है क्योंकि जेड ने ए को उकसाया था। बी वहां से गुजर रहा था, बी जो था वो जेड का दुश्मन था। तो जब बी ने देखा कि ए जेड को मार रहा है, जब बी ने देखा कि ए जेड को मार रहा है, तो बी ने भी जाके ए की मदद की जेड को मारने में, क्योंकि वो तो जेड का पहले से ही दुश्मन था। तो उसने सोचा कि यार ए जेड को मार रहा है, अच्छा मौका है, बहती गंगा में हाथ धो लेता हूं। तो उसने जाके ए की मदद कर दी जेड को मारने में, और ऐसे में जेड जो है ना वो मर गया। दो लोग मिलके मार रहे हैं, बेचारा मरेगा नहीं क्या, मर गया। अब एक चीज समझना, यहाँ पे सेक्शन 38 कैसे एप्लीकेबल होगा? यहाँ पे सेक्शन 38 ऐसे एप्लीकेबल होगा कि पहली बात तो ए और बी दोनों का आपस में कोई कॉमन इंटेंशन था ही नहीं। करेक्ट? क्यों? क्योंकि लड़ाई तो ए और जेड की चल रही थी, बी तो पड़ोस से गुजर रहा था। तो ए और बी ने आपस में मिलकर तो कोई कॉमन इंटेंशन शेयर ही नहीं किया। दूसरी चीज, ए और बी दोनों जेड की डेथ में एंगेज्ड थे, मतलब सेक्शन 38 तो एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पे। ये क्रिमिनल एक्ट हुआ है और उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ए और बी दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट चूंकि जो बी था, जो गुजर रहा था, जो बाद में आया था ए की मदद करने के लिए, उसके तो अंदर इंटेंशन था ना कि जेड को मारूंगा क्योंकि वो जेड का दुश्मन था, तो वो लायबल होगा मर्डर के लिए। और जो ए है, जो ग्रेव प्रोवोकेशन में जेड को मार रहा था, जेड ने उसको उकसाया था इसलिए मार रहा था, वो गिल्टी होगा कल्पेबल होमिसाइड के लिए। कल्पेबल होमिसाइड। व्हाई? बिकॉज his act fall under the exception of sudden and grave provocation, जो आपको वहां बताऊंगा मैं कल्पेबल होमिसाइड के अंदर। बट अभी इतना समझ लो कि देखो, इस ऑफेंस में जब दोनों ने पार्टिसिपेट किया, चूंकि कॉमन इंटेंशन उनका कुछ था ही नहीं, इसलिए उनको अपनी अपनी ग्रेड के अकॉर्डिंग लायबल माना गया। बी की ग्रेड थी कि वो जेड का मर्डर करना चाहता था, लेकिन ए की ग्रेड थी कि वो तो ग्रेव प्रोवोकेशन में मार रहा था, इसलिए दोनों को अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्सिबल माना गया। ठीक है। तो ये सेक्शन 32 से लेके 38 तक अपन ने जो पढ़ा था, 32 से शुरू किया 38 तक पढ़ा, ये सारे के सारे प्रिंसिपल हैं किस चीज के? जॉइंट लायबिलिटी बनाने के। ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अगली डेफिनेशन, सेक्शन 39, जिसको हम कहते हैं वॉलंटरीली। आपको बहुत सारे ऑफेंसेस में ये वर्ड देखने को मिलेगा, वॉलंटरीली कुछ करना, वॉलंटरीली एक्ट करना। अब ये वॉलंटरीली का मतलब क्या होता है? A person is said to cause an effect voluntarily when he causes it by means whereby he intended to cause it, or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it. कोई भी चीज आप वॉलंटरी करते हो, ये तब माना जाएगा जब आप उस चीज को कोई पर्टिकुलर इफेक्ट करने के पर्पज से करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं एक शहर में गया और वहां के एक घर में रात को जाके मैंने आग लगा दी। मैं शहर में गया, अच्छा शहर था, वहां पे रात को मैं ऐसे ही रोड पे घूम रहा था, मुझे किसी का घर दिखाई दिया, पता नहीं मुझे क्या सूझी, मैंने उस घर में आग लगा दी। अच्छा, मैंने उस घर में आग क्यों लगाई? वो इसलिए लगाई कि वो जब घर में आग लगेगी तो मैं अंदर जाऊंगा और वहां पे से सामान लूट लूंगा। लोग आग को देखने में बिजी रहेंगे और मैं सामान लूट लूंगा। बट उसने जब वो आग लगाई ना, तो उसकी आग के कारण उस घर में जो कुछ लोग थे उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब सवाल क्या उठता है कि मैंने जब आग लगाई तो क्या मेरा इंटेंशन ये था कि उसके अंदर के लोगों की मृत्यु मुझे करना है? क्या मेरा इंटेंशन उन लोगों की डेथ करना था? तो आप लोग कहेंगे नहीं, मैं तो सॉरी बोल रहा हूं कि मेरी आग के कारण अंदर लोगों की डेथ हो गई, क्योंकि मैंने डेथ तो कॉज करने का सोचा ही नहीं था, मैंने तो डेथ का सोचा ही नहीं था, तो मुझे तो बुरा लग रहा है कि डेथ हो गई यार मेरे कारण। ठीक है, बट हुआ क्या कि मुझे इतना जरूर पता था, एक प्रूडेंट मैन को इतना पता होता है कि अगर किसी के घर में आग लगाएंगे रात के वक्त तो लोग सो रहे होंगे, तो वहां पे मृत्यु हो सकती है।
भले ही मैं सॉरी फील कर रहा हूं कि मैंने मृत्यु नहीं करने का सोचा था, मैंने नहीं की, बट कहीं ना कहीं मुझे ये पता होता है कि जो मीन्स मैं वहां पर यूज कर रहा हूं, मैं क्या मीन्स यूज कर रहा था, मैं आग लगा रहा था। ये किस चीज का मीन्स था? रॉबरी करने का मीन्स था। मैं रॉबरी करना चाहता था, इसलिए मैं आग लगा रहा था। तो मैंने ये आग का जो रास्ता अपनाया है, ये जो एक्ट मैंने किया इसका एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ये था कि अंदर वाले लोगों की मृत्यु हो सकती है ना। तो यहां पे यही लिखा मैंने, इफ एन एक्ट इज द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मीन्स यूज्ड बाय हिम, ही इज सेड टू हैव कॉज्ड इट वॉलंटरीली। तो क्या माना जाएगा? माना ये जाएगा कि मैंने जो एक्ट किया है उसका एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ये भी था कि किसी की मृत्यु हो सकती है उसके अंदर, और मृत्यु हो भी गई। इसलिए ये कहा जाएगा कि जो अंदर वाले लोगों की डेथ हुई है वो मेरे कारण हुई है, और मैंने उनकी डेथ वॉलंटरीली की है। वॉलंटरीली की का मतलब होता है मैंने अपनी स्वेच्छा से की है। तो स्वेच्छा का मतलब सिर्फ ये मत समझना कि मैंने करी अपनी इच्छा से, ये समझना कि मेरा भले ही इंटेंशन नहीं था करने का, लेकिन जो रास्ता मैंने अपनाया उस रास्ते के कारण एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ये निकलता है कि सामने वाले की मृत्यु हो सकती है, या जो रिजल्ट मैं चाहता था वो हो सकता है। तो कहा जाएगा कि उस एक्ट को वॉलंटरीली कहा जाता है। ठीक है, स्वेच्छा से कहा जाता है। आप लोग को समझ में आ चुका होगा, ये सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो इलस्ट्रेशन मैंने आपको दिया वो इसमें लिखा है बुक में, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। अभी बात करते हैं ऑफेंस की। सेक्शन 40 जो है वो डिफाइन करता है ऑफेंस को। ऑफेंस क्या होता है? तो देखो इसमें लिखा है, देखो इसमें ना कुछ सेक्शंस लिखे हैं पर्टिकुलर, कि जो चैप्टर इन्होंने मेंशन किए, चैप्टर 4, चैप्टर 5A, और जो सेक्शन इन्होंने मेंशन किए लाइन से सेकंड वाले क्लॉज के अंदर, उनके अलावा ऑफेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्ट जिसको इंडियन पिनल कोड ने पनिशेबल बनाया हो। मतलब कोई भी ऐसा एक्ट जिसको आईपीसी पनिशेबल कहता हो उसे ऑफेंस बोलेंगे। यानी चोरी करना एक पनिशेबल ऑफेंस है, वो ऑफेंस कहलाएगा। किसी का मर्डर करना पनिशेबल है आईपीसी में, तो वो एक ऑफेंस कहलाएगा। अब इसका जो सेकंड क्लॉज है वो क्या बोलता है कि चैप्टर 4 और चैप्टर 5A और जो सेक्शन इन्होंने दिए हैं 64, 65, 66, ये सारे को अगर मिला लोगे तो इसमें ऑफेंस का मतलब होता है एनीथिंग विच इज पनिशेबल अंडर इंडियन पिनल कोड ऑल्सो एंड एनी स्पेशल और लोकल लॉ ऑल्सो। मतलब कि जो पर्टिकुलर चैप्टर इन्होंने यहाँ मेंशन किए ना, उसमें ऑफेंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ आईपीसी के ऑफेंस नहीं होते हैं, किसी स्पेशल लॉ या किसी लोकल लॉ के ऑफेंसेस भी उसमें होते हैं। ठीक है, तो ये आप इसमें समझना, ये डेफिनेशन ज्यादा पूछी नहीं जाती है, बट हाँ पढ़ लेना फिर भी एक बार। उसके बाद आप थोड़ा और आगे बढ़ोगे, सेक्शन 41 आएगा स्पेशल लॉ, सेक्शन 42 आएगा लोकल लॉ। ये स्पेशल और लोकल लॉ अभी के पहले भी मैंने एक बार आपको बताया था कि स्पेशल लॉ मतलब मैंने एक केस लॉ बताया था जिसमें स्पेशल लॉ और जनरल लॉ को डिफरेंशिएट किया था फर्स्ट लेक्चर में हमारे। स्पेशल लॉ क्या होता है? एक ऐसा लॉ जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बनाया हो, है ना। मतलब यहाँ पे जो स्पेशल लॉ होता है ना, वो किसकी चीज के लिए होता है? किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल जुवेनाइल के लिए स्पेशल कोई एक लॉ बना दिया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, तो वो एक स्पेशल लॉ है क्योंकि उसका जो सब्जेक्ट है वो लिमिटेड, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसका जुवेनाइल, उसके अलावा वो किसी और चीज पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ चेक वगैरह और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है और कहीं एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वो भी एक अपने आप में स्पेशल एक्ट है। ठीक है, अब आपको उसमें एक चीज और समझना पड़ेगी कि जो स्पेशल एक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं